मैंने आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और उससे पहले भी जब जब हम आप मिले खुल करके आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी की मदद करते हैं, कैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। 2013 में जब हमारी पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त हमने प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ सरकार कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कैसे लोगों से पैसा ऐंठती है और किस तरह से आपके ये जो अलग अलग लाइसेंस जो इशू होते हैं हुड्डा के और दूसरे डिपार्टमेंट के, वो कैसे उनको उन्होंने सेल किया, इसके बारे में खुल करके उस वक्त 2013 में हमने खुलासा किया और 6 विधायकों को, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन 6 की हमने एक सीडी तैयार करी अलग अलग और उनको सीक्वेंस वाइज हमने दिखाया, आपको बताया कि किस तरह से ये लोग पैसा लेते हैं, कैसे बैठ करके सौदेबाजी करते हैं। और फिर जब हमने उसकी कंप्लेंट दी तो कंप्लेंट दी थी हमने उस वक्त जो बना हुआ था आपका लोकायुक्त, उसके सामने कंप्लेंट करी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस तो उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही थी। कांग्रेस तो बल्कि हमें विधानसभा में उस इशू के ऊपर नेम करके बाहर कर रही थी कि हम उसको विधानसभा में भी रेज ना कर सकें। लेकिन हमने लोकायुक्त को जाकर शिकायत करी, उस पर नोटिस हो गए। उसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में भाजपा सत्ता में आ गई, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए और वो खुल करके ये कहते थे कि मैं तो भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन उन्हीं की टीम में एक ऐसा एमएलए जिसके खिलाफ उस सीडी कांड में जो शामिल था, बीजेपी की टिकट पे एमएलए बन गया हांसी से विनोद भाणा। तो जब विनोद भाणा एमएलए बन गया उनका, तो फिर उन्होंने उससे सारे इशू को दबा दिया कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा एमएलए भी सम्मिलित पाया जाएगा। जो बीजेपी ये कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उसने आज 13 साल हो गए उन बातों को, 12 साल हो गए, उस सारे इशू को दबा करके रखा। और कांग्रेस पार्टी ने आज फिर ये दोबारा साबित कर दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष राव नरेंद्र को बना करके, कि उनके लिए भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। उनके राज में इस बात की छूट थी कि तुम दोनों हाथों से प्रदेश को लूटो, अपनी जेब भरो, हमारे तक पैसा पहुंचाओ और लोगों को चाहे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, उससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आज फिर ये साबित हो गया, अगर बीजेपी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो ये जो 6 लोगों के खिलाफ हमने सीडी दी थी, जिसमें आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, रतियावाड़ा जो एमएलए मौके का, उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इनको तुरंत इसके लिए एक एसआईटी गठित करनी चाहिए और इन 6 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ हमने सीडी जारी करी थी, उनके खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी करके और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीजेपी ईमानदारी से काम करेगी
तो फिर तो हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और अगर इसमें कुछ नहीं करती तो फिर इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाजपा वाले कांग्रेस वालों को बचाना चाहते हैं। आपस में अगर मिले हुए ना होते तो फिर अब तक कार्रवाई होती कि नहीं होती। आज हमने भाजपा को, सरकार को, पिछले दिनों मैंने खुल करके कहा था कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर किसान के खेत में जो पानी खड़ा है बारिश की वजह से, जो फसलें खराब हुई है, उसका तुरंत मुआवजा दे दे, और अगर मुआवजा नहीं देंगे तो फिर हम उसके खिलाफ किसानों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ेंगे और उनके साथ जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, पानी नहीं निकलेगा, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज फिर दोबारा ये बात आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि 15 तारीख डेडलाइन है हमारी। 15 तक या तो किसान के खेत का पानी निकाल दो और मुआवजा दे दो, नहीं अगर पानी नहीं निकालोगे, मुआवजा अगर नहीं दोगे तो फिर आगे इस चीज़ का जो भी कोई, हम अपनी तरफ से ये चेतावनी देते हैं कि आगे अगर इसमें कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी पूर्ण रूप से। फिर चाहे हमें किसी भी हद तक आगे बढ़ना पड़े, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार हो जाएगी। 7 तारीख को अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है रोहतक के अंदर। हम अपने पार्टी के सभी जो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन सबका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने सम्मान दिवस के लिए जो जो जिम्मेवारी लगाई उसको निभाने का काम किया और आगे कैसे और संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन में और नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ 3-4 इस किस्म के प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे, कानून व्यवस्था पे लेकर के आएंगे। ये जो पानी की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान हुआ इसके ऊपर भी, और अन्य जो और कई मामले इस तरह के उन सब पे चर्चा करेंगे। आज तो रोहतक जो है वो हरियाणा की राजनीति का एपिसेंटर बन गया है। आपकी रैली के बाद अमित शाह भी आए थे और उसके बाद अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से तमाम? आप ये मान के चलो कि केंद्र की सरकार के पास सोर्स है जो रिपोर्ट्स मंगवाती है प्रदेश से। भाजपा को भी इस बात का एहसास है कि तुम्हारी सरकार टोटल फेलियर पे है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति बीजेपी से नाराज है, दुखी है, परेशान है। मौका मिलते ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में फिर से जगह बनाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, चाहे अमित शाह दौरा करें चाहे प्रधानमंत्री करें, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री के आने से किसान की फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो रही। आज कह रहे हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश को तोहफे के रूप में दिया है। तो फिर अमित शाह जी ये भी बताएं कि जो किसान की खेत की फसल खराब हुई बारिश की वजह से, उसके लिए उनकी सरकार ने कौन सा कदम उठाया, उसका मुआवजा तय क्यों नहीं किया, उसके खेत का पानी क्यों नहीं निकाला। इसका मतलब कांग्रेस में बड़ा विवाद है कि सद्भावना की जरूरत पड़ गई कांग्रेस को। आप ये मान के चलो कि कांग्रेस में एक नया गुट और खड़ा हो जाएगा, एक नया ग्रुप और तैयार हो जाएगा। जिस पार्टी में गुटबाजी होगी, जिसमें अनुशासनहीनता होगी, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर कांग्रेस के बैनर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर व्यक्तिगत है तो फिर कांग्रेस का बैनर क्यों यूज करें?
मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सद्भावना यात्रा तो तब होती है जब सब लोग शामिल हो। यहाँ तो अलग अलग ग्रुप है। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था, जो पहले दिन ये कह रहा था कि हम इस यात्रा से दूरी बना करके रखेंगे, उसका तो मामला ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इस यात्रा के पीछे क्या रीजन है वो उनसे आप पूछो, वो बताएंगे। कल अमित शाह ने बात कही कि बीजेपी से पहले की जितनी भी सरकारें रही हरियाणा में, ये मुख्यमंत्री बनता था तो एक जिले का विकास होता था, दूसरा बनता था तो दूसरे जिले का होता था। आपकी भी सरकार रही है तो फिर उससे ये पूछ लो आप अमित शाह से कि तुम जब हमारी सरकार में शामिल होते थे तब ये बात क्यों नहीं कहते थे? तब कहाँ था, क्या हो रहा था तुम्हें? तब तो तुम्हारा नामो निशान ही नहीं था। आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। अमित शाह छोटे पद पे नहीं है, बड़े पद पे है। उसको कोई भी बात कहने से पहले जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हो आप और किसके बारे में कह रहे हो। सर, इससे पहले एक गांव नगर की जो वीडियो दिखाई गई लोगों की तरफ से जारी की गई थी, तो उनका इसमें ध्यान था कि एडिटेड है और 2016 में हम कोर्ट में गए थे तो 9 साल तक कांग्रेस इन लोगों का कोई भी नेता या कोई भी पक्षकार उसको न जवाब देने आया, न कोई अपना उसमें कोई नोटिस नहीं और सब झूठ बोल रहा है। मतलब आप अध्यक्ष बने नहीं उससे पहले झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं तभी तो आज ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता कि इसमें एसआईटी गठित करे तुरंत और इनके खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी करे। जिन जिन लोगों के, वो तो बिल्कुल सरेआम है, उसमें मतलब ये नहीं है कि कोई आरोप लगाया जा रहा है किसी पे एफिडेविट लिया जा रहा है। उसमें बाकायदा तौर पे सीडी बनी है, वो पैसे मांग रहे हैं, साफ दिख रहा है कि भाई इस लाइसेंस के इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्या ये तो ऐसी मतलब कोई उसमें कोई चीज़ आज तो ये कह सकते हो कि है आ गई, उसकी वजह से आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। उस वक्त तो सीडी बनाना बहुत मुश्किल काम था। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम खड़ी करी थी और हमारी गवर्नमेंट बनती तो ये लोग जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाते। आइंदा फिर किसी एमएलए की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से पैसे मांग ले। सर, अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि 2023 में सबसे ज़्यादा जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें हरियाणा चौथे नंबर पे है। हालांकि डीजीपी ने इसमें बाइट भी दी और उन्होंने बोला कि स्नैचिंग वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? किस चीज़ में? नेशनल क्राइम रिपोर्ट क्राइम तो चौथे नंबर पे हरियाणा। चौथे नंबर पे नहीं, हरियाणा पहले नंबर पे है। उसमें भी भेदभाव किया है। अरे पूरे देश में पहले नंबर पे है भाई। आप मुझे ये बताओ, इतना छोटा स्टेट है, हम दिल्ली के साथ लगते में सराउंडिंग दिल्ली के बैठे हैं, अगर कैपिटल के साथ में लगता हुआ प्रदेश चौथे नंबर पे है तो इसका मतलब देश को खतरा है कि नहीं है? हमारा जो है सारा का सारा इलाका दिल्ली के साथ लगता है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन फिरौती ना मांगी जाए, जिस दिन 2-4 बेकसूर लोगों को मारा ना जाए? 10 से 12 बलात्कार की घटनाएं जिस प्रदेश में रोज हो रही हो, जिसमें 10, 12, 15 रोजाना अपहरण की घटनाएं हो रही हो, चोरी की घटनाओं की कोई गिनती नहीं है। आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि ये भ्रष्टाचार में चौथे नंबर पे है, इसमें क्राइम में चौथे नंबर पे है? ये तो पहले नंबर पे है। अपराध के मुद्दे पे जैसे मुख्यमंत्री हर जगह ये कहते हैं कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। उससे पूछो तुम 10 साल काम भर गए थे? और उसके नहीं, आप मुझे ये बताओ, उस मुख्यमंत्री को आप सुन के आ जाते हो, उससे आप ये क्यों नहीं पूछते कि तू आज कहता है कि हमने छूट दे दी, तुम पहले कहाँ थे? इसका मतलब पहले तुमने कहीं ना कहीं पुलिस को दबोच के रखा हुआ था। आपने खुद ने स्वीकार की ये बात कि भाई हमने छूट दे दी, तो पहले क्यों नहीं छूट दे रखी थी? पहले क्राइम करवाते थे आप, सो रहे थे अब तक। क्या वो कह रहे हैं कि छूट दे रखी है, डीजीपी कह रहे हैं कि हम लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है जब दोनों तरफ से? अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार के लोग शामिल हैं।
सरकार का संरक्षण है अपराधियों को। आप एक चीज बताओ मुझे, नारायणगढ़ का एक अपराधी है, मुख्यमंत्री के हल्के का है, अब तक उसका सबको पता है कि ये कहाँ बैठा है, पुलिस को पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि दुबई में बैठा है, अब तक क्यों नहीं ले पकड़ के? अभी भी वहां बैठ करके टेलीफोन के ऊपर धमकियां देता है, फिरौतियां लेता है और गोलियां चलवाता है। नाम जानते हैं, हर व्यक्ति को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसको खुद को डीजी को पता है, चीफ मिनिस्टर को पता है। तो दुबई से लेना क्या मुश्किल है मुजरिम को? अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ छोटी मोटी कोई झगड़ा हो जाए, तो जो झगड़ा करता है अगर वो कहीं भाग जाता है तो पुलिस उसके माँ बाप को उठा लेती है, उसके भाई को उठा लेती है कि उसको को पेश हो जाए। तो फिर उसको पेश क्यों नहीं कराया जा रहा? पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपराधी? पुलिस तो कहती है सर, अपराधी जो ऐसे कुख्यात अपराधी उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब मीडिया में भी नाम नहीं आना चाहिए। आगे आ जा, तू पीछे मत बैठ। ये तो कल्याण की विधानसभा में जो लेकर आए हैं, तो क्या बतलाती है? क्या कहती है पुलिस? पुलिस का ये कहना है कि जो ऐसे कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? डरते हो तुम लोग का है? इसका मतलब अपराधियों का भय तुम्हारे अंदर भी है। नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? जब एक आदमी टेलीफोन करके कहता है मैं फलां आदमी बोल रहा हूँ और मैं तेरे से फिरौती कितने पैसे मांग रहा हूँ, अगर वो अपना नाम बता करके धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो फिर पुलिस उसके नाम से क्यों घबराती है? मीडिया को कहा जा रहा है कि इन्हें ग्लोरीफाई ना करें। क्यों नहीं करे? बताना चाहिए खुल करके कि ये लोग अपराधी है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अपराधियों के नाम छुपाने से कोई अपराध कम हो जाएगा? सदन में भी मुद्दा ये उठाया गया था कानून व्यवस्था को लेकर। तो इसलिए कह रहे हैं ये लोग कि ये उन लोगों को संरक्षण देते हैं भाई। अब ये संरक्षण नहीं है तो और क्या है? जो नारायणगढ़ वाला जो है, जिसका सरेआम पता है सबको, अब तक क्यों नहीं लिया गया? अब तक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था पकड़ के? अगर आप कनाडा से ला सकते हो अपराधियों को पकड़ करके, तो दुबई से क्यों नहीं ला सकते? दुबई के साथ तो आपकी ट्रीटी है, दुबई तो कहती है भी ले जाओ हमारे यहाँ से जो भी कोई अपराधी है। कितनी बार आपकी एसआईटी दुबई में गई है? ये चीज़ तो मैं अब की बार हमारे एमएलए से कहूँगा कि भाई तुम अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाओ और पूछो सरकार से कि कितनी बार एसआईटी ने कहाँ कहाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपराधियों को पकड़ने के लिए संपर्क किया है या वहाँ जा कर के आए हैं। किस किस अपराधी के लिए गए हो तो पूछेंगे सरकार से। सर, विधानसभा में भी मुद्दा ये लगा था कानून व्यवस्था का, इसके ऊपर इनेलो को लेकर के ये था कि कांग्रेस को शोर मचाने थी, लेकिन इनेलो विधायक जो है वो अपनी उपस्थिति उस हिसाब से नहीं दर्शा पाए। शोर कहाँ मचा रहे थे? वॉकआउट कर रहे थे कांग्रेस वाले। तो शोर कहाँ मचाया? मुझे आप ये बताओ, शोर नारेबाजी करने से क्या होगा? आप मुझे ये बताओ, नारेबाजी करके हाउस को 5 बार आपने सस्पेंड करवा लिया, आपने उस इश्यू के ऊपर वॉकआउट क्यों किया? आप लड़े क्यों नहीं? आपने उदाहरण क्यों नहीं दिए कहाँ कहाँ अपराध हुआ, किस किस अपराधी को आपने संरक्षण दिया, किस वजह से अपराध जो है? इस बात का सरकार से जवाब मांगते। जवाब मांगने की बजाय भाग्य कि नहीं भाग्य? हाउस छोड़ करके भागे। हमारे दोनों एमएलए पूरे समय तक बैठे रहे और जब मौका मिला तो उसी इशू को लेकर के उन्होंने सरकार के सामने क्वेश्चन रेज किए, सरकार को उस मामले में कटघरे में खड़ा करने का काम किया। ये तो केवल शोर मचा करके तुम्हारे अखबार की, मीडिया की खबर बना रहे थे कि हमने 5 बार हाउस सस्पेंड करा दिया। हाउस सस्पेंड कराने से और उस चीज़ का लोगों के सामने लोग कैसे संतुष्ट हों, लोग कैसे इस बात को माने कि हमारी आवाज़ कोई विधानसभा में उठा रहा है। विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई, भाग गए। चुनाव साहब, ज्वाइनिंग्स का एक बड़ा सिलसिला जो है रैली से पहले देखने को मिला था। क्या आने वाले समय में कुछ बड़े हाँ, अब भी आप बड़े चेहरे देखोगे। हर 10 दिन में 15 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़ करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बड़ी ज्वाइनिंग होगी, जिनकी अपनी एक पहचान मतलब वोट के रूप में
नाम तो बहुतों के बड़े हैं, पर हमारे यहाँ कहावत है नाम बड़े दर्शन छोटे के। पर मैं उन लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जिनके समाज के अंदर एक अपनी पहचान होगी। सर अभी थोड़े दिन में संपत सिंह जी का नाम काफी आया हुआ है सामने, ये भी चर्चा चल रही है। ये फैसला चौधरी संपत सिंह करेंगे। चौधरी संपत सिंह हमारे आदरणीय है, और चौधरी संपत सिंह का और हमारा आज का रिश्ता नहीं है, आप जब पैदा नहीं हुए उससे पहले के रिश्ते हैं। बहुत धन्यवाद।